दोस्तों रजत दलाल तो बस ऐसे ही बदनाम था। पलटू जो एक वर्ड मिला था, उसको एक टैग लगाया गया था, बेवजह बदनाम था भाई। सबसे बड़ी पलटन अगर कोई थी तो चाहत पांडे थी। कभी वो रजत दलाल के खेमे में, कभी वो करण के खेमे में। अच्छा, करण के खेमे में जाती थी तो रजत दलाल की बुराइयां करती थी, और जब रजत दलाल के पास आती थी तो करण की बुराइयां करती थी। तो ये क्या पलटना नहीं हुआ क्या? ये क्या पलटू चीज़ें नहीं कर रही थी क्या वो? तो उसे क्यों नहीं ये टैग दिए गए कि भाई सबसे बड़ी पलटू तो तू है। तू आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ। और ऐसी ऐसी कंटेस्टेंट डिजर्व करती है क्या टॉप 5 में जाना? दोस्तों, कल ये लिटरली बात कर रही थी करणवीर के बारे में कि करणवीर बहुत ही डम है, उसको समझ नहीं आता है टास्क में भी कि करना क्या है। आपने देखा होगा कि जब भी बिग बॉस करण से बात करते हैं तो वो फफल जाता है। वो तो हमें भी पता है कि उसमें वो डम है, बस उसे एक चीज़ आती है कि कैसे दूसरे को नीचा दिखाया जाए। वो लगता है उसे कि मैं बहुत ही चालाक हूँ, चतुर हूँ। अगर इतना ही चालाक चतुर होता तो 45 ईयर की इस एज में तू स्ट्रगल नहीं कर रहा होता। इस टाइम तो तेरी रिटायर होने की उम्र आ चुकी है, और अभी तक इसे बड़े ब्रेक की तलाश है इस उम्र में भी, बताइए। और ये कह रहा है कि मैं चंट, मतलब चंट चलाक, ऐसी फिर चंट चलाकी का क्या फ़ायदा कि तुम्हें अभी भी एक बड़े ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है। तुम्हारा करियर ही सेटल नहीं होने को आया है अभी। कुछ अता पता ही नहीं है कि अगला इस बिग बॉस के बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वो पता ही नहीं है। क्या किया है फिर? चंट चालाकी सब बैक साइड में घुस जाती है। देखिए, चाहत पांडे के बारे में बात करेंगे। चाहत पांडे, करण के पास आना होता है तो ये रजत दलाल की बुराई करती थी, रजत के पास जाना होता है तो इसे करण की बुराई करनी पड़ती थी। इसकी क्या मजबूरियां थी, ये क्यों पलटती थी? और यही कुछ वजह रही जो कि गेम इसका लोगों ने समझा नहीं, लोगों को समझ नहीं आया कि करना क्या चाहती है ये। खाली खूबसूरती के दम पे तो नहीं आगे जा सकती ना। और फिर इसकी माँ के जो बयान हैं कि हमारी लड़की ही सही है, बाकी दुनिया के सब लड़कियां गलत हैं, सब लड़के गलत हैं, सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं लेकिन हमारी लड़की का नहीं हो सकता। अगर कोई ला दे बीएफ ढूंढ के तो हम उसे 21 लाख रुपया इनाम देंगे। तो ऐसे कुछ बयानबाजी ये हुए हैं जिसकी वजह से ये घेर ली गई है। और एक जो बयान सबसे बड़ा था कि हमारी लड़की को तो कोई वोटिंग के तहत, जनता के वोट के आधार पे तो निकाल ही नहीं सकता। तो भाई अच्छे अच्छों का घमंड तोड़ने के लिए ही बैठे हैं बिग बॉस। अभी तो ये घमंड टूटा है कि हमारी बिटिया को वोटिंग के तहत निकाला ही नहीं जा सकता। निकल रही है ना आंटी जी, हेलो, निकल रही है ना? वोटिंग ही हुई है ना, कोई इंटरनल वोटिंग तो नहीं हुई, और बाकी का आज क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी लड़की कितनी बड़ी दल बदलू थी, उसका मैं जवाब देने आया हूँ। ज़रा सुनिए। क्योंकि मेरे मेरे जो दोस्त है ना बाहर, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत, उनसे इसको कंपेयर करोगे, कुछ नहीं। ऐसे बता रहा हूँ, नहीं चलता उसका दिमाग, कुछ नहीं, ये नहीं समझता ये। उनको चीज़ें फ्रेम करनी नहीं आती, आगे तक प्लान करना। हाँ, डम्बा है, डम्बो एकदम, वो है डम्बो। और इसको जवाब देने भी नहीं आते। जैसे टास्क के टाइम देखा है मैंने, हाँ, कुछ भी बोल देता है। और जब बनी बिग बॉस जब बात करते हैं तो देखा कैसे फफलता है, फफल फफल के बोलता है बिग बॉस से, तभी फफलता रहता है। हमेशा कभी कॉन्फिडेंस दिखा बात करने में? नहीं दिखा, कभी नहीं। देखो, इसकी बुराइयों का माइंड नहीं करना चाहिए। अभी ये रजत के पास है तो करण की बुराई कर रही है, करण के पास बैठती है तो रजत में से बुराइयां दिखने लगती हैं। तो ये किसी एक स्टैंड पर रह सकती है क्या? और अगर इसे करण में इतनी बुराइयां लगती हैं तो पीठ पीछे क्यों बात कर रही है? सुबह ही उठ के उसके साथ ये डांस भी करेगी। उससे कभी इसने ये बात कही मुंह पे कि भाई तेरे बारे में मेरे ये विचार हैं? मतलब ये एक फेक गेम खेल रही है जब ये मुंह पे बात रख ही नहीं सकती किसी की। जैसे रजत दलाल को जब ये उल्टा सीधा बोलती है तो कुछ भी फिल्टर करके नहीं बोलती, डायरेक्ट उसके मुंह पे बोल देती है। अगर इसके मन में एक बात आती है रजत दलाल को लेकर तो इसे चार बातें बोलती है। लेकिन करण को क्यों नहीं बोल पाती? करण को क्यों नहीं बोल पाती? करण से तो इसकी बहुत कम इस पूरी जर्नी में लड़ाइयाँ हुई हैं। और ये दिखा रही है कि यहाँ पे अरे करण तो बेवकूफ़ है, करण तो डम है, करण तो फफलता है। वो तो हमें भी पता है, हमने भी कई बार देखा है कि वो जवाब नहीं दे पाता है बिग बॉस की किसी भी बात का। एक बार अविनाश और ये
चुम करण अंदर गए थे कन्फेशन रूम में, वहाँ पूछा गया, एक वीडियो दिखाया गया था श्रुतिका का, तो इससे बात ही नहीं बनी करण से, कुछ इसको समझ ही नहीं आया। तो हमें भी पता है वो सब चीज़ें तो, लेकिन सवाल उसका नहीं है, अभी है चाहत पांडे का, कि पलटू का जो टैग दिया गया था रजत दलाल को, ये सबसे बड़ी पलटन तो ये है। रजत के सामने करण की बुराई, करण के सामने रजत की बुराई, ये इसका गेम रहा है। तो क्या इसका इविक्शन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ है किसी के लिए? बताइए आप मुझे, क्या ऐसा है, कोई ऐसा भी है कि इसके लिए किसी ने आंसू बहाए होंगे? कौन रोया होगा इसके लिए? चलो देख लेते हैं। मैं तुम्हारी चाहत फैंडम से तो बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हें पता है, पर तुम ऐसे रहोगे तो बाकी सारे फैंडम्स मजाक बनाएंगे, कोई फायदा नहीं है ये सब करके। मैं पहले में देख रहा था उसको, मैं बीमार उसको सपोर्ट कर रहा हूँ यार। मत रो, कोई बात नहीं, ये तो सीरियसली नहीं लेते हैं यार, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, गेम है, गेम ये सब होता है। अभी देखो श्रुति का भी गई, बहुत से लोग गए हैं यार, तो करती यार, वो पेनाल्टी डिजर्व करती है, वो चुन्नी डिजर्व करती है अपनी। उसके लिए जिंदगी में कुछ बेटर होगा इससे। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। चाहत पांडे एक अनडिजर्विंग लड़की का इविक्शन हो चुका है, हम सब जानते हैं। और ये उस घमंड तोड़ा गया है, ये उस माँ का, जिसे अपनी बिटिया पे इतना भरोसा है। उसे दुनिया की सारी बिटियाँ लगती हैं कि ये मॉडल हैं, ये तो इनके तो दो दो चार चार बॉयफ्रेंड होंगे, बस मेरी ही लड़की पाक साफ़ है, बेचारी भोली मेरी लड़की, ले मैं तेरे पैर पर हूँ, तू मेरे पैर पड़। क्या नाटक किया था भाई दोनों माँ बेटियों ने भाई साहब। तो ऐसी ऐसी माँ का क्या फ़ायदा कि वो दूसरे की बेटी को तो अलग नज़र से देख रही है और अपनी बेटी को उसमें सती सावित्री नज़र आ रही है। तो ऐसी आंटियों से थोड़ा बच गए। और घमंड टूट गया होगा आंटी जी, घमंड ज़रूर टूट गया होगा कि मेरी बेटी तो जनता के वोट के आधार पे तो निकल ही नहीं सकती हैं। हो गया काम 35, रोते रहो। अभी तो ये रुझान आने शुरू हुए हैं, धीरे धीरे करके और आएंगे, वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चुम के जो पीआर टीम है, जो करणवीर की पीआर टीम है, वो भी एक्टिंग और अच्छे से करने लगी है, उनको बचाव करने के लिए उनका बचाव, क्योंकि यहाँ पे टोटली फॉल्ट वुमेन कार्ड जो खेला गया चुम की तरफ से। अगर उसे चोट लगी थी तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए था, लेकिन उसको भी पीआर टीम एकदम चुम के पक्ष में ही बोलती नज़र आ रही है कि चुम ने यहाँ कोई वुमेन कार्ड नहीं खेला। वहाँ पे सिंपल सा टास्क है कि तुम्हें खड़े रहना है, पकड़ो खड़े रहो, लेकिन वो लेट गई, सामने वाला क्या करेगा? खींचेगा नहीं तो क्या करेगा? 10 बार बोल रहा है कि खड़ी हो जा खड़ी हो जा, नहीं तो खिंचड़ेगी भाई, खड़ी नहीं होगी तो और क्या करेगी? फिर इसमें भी देखिए पीआर टीम ने चुम को सही साबित ठहराने की पूरी पूरी जिम्मेदारी और पूरी पूरी कोशिश की है। चुम, ओ माय गॉड, देखो एक बार हुआ था अभी बीच में, जो मैं कह रहा था आपसे कि इस बार जो पीआर टीम है वो करणवीर के खिलाफ क्यों बोल रही है, एक दो दिन बोले थे। इनका ये पैटर्न रहता है कि छोटी छोटी अगर गलती कर रहा हो करण, तो उसे पेल दो, ताकि जनता को ये लगे कि हाँ भाई ये तो न्यूट्रल है, करण को भी डांट रहा है, करण के बारे में भी बोल रहा है। ये छोटी गलतियों पे डांटना है, और अगर बड़ी हो जाए जैसे कि ये हुई है अभी, इस पे वो उसका समर्थन कर रहे होंगे। ये होता है पैटर्न एक। तो पीआर टीम बहुत एक्टिव हो चुकी है और एक्टिंग स्किल बढ़िया है यार। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भाई ये लोग झूठ इतनी सफाई से बोलना, भाई एक्सपीरियंस भी तो है, 2 3 4 साल का आई थिंक ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे मैनिपुलेट करना है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ इस बार ये लोग ज़्यादा ही बायस हैं, पीआर टीम ने इस बार कुछ ज़्यादा ही ठेका ले लिया है। नहीं तो पिछले जो सीज़न बीते थे ये लोग इतना पीआर नहीं कर रहे थे किसी का। हाँ, इनको गेम किसी ना किसी का पसंद आता था, लेकिन इस बार तो ये बिल्कुल एक ही तरफ ऊंट करवट लेके बैठ गया है। तो जिससे साफ जनता को समझ आ चुकी हैं बातें कि ये न्यूट्रल नहीं है बिल्कुल भी, ये बायसनेस दिखाई जा रही है, और पीआर टीम बिल्कुल अपने फुल शबाब पे है। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि इन एक्टिंगों के चक्कर में मत पड़ना, जो तुम्हें जेन्युइन रिव्यू देता है
उसी की जगह पे जाइए और वहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।